वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण, जो सात चरणों में कंप्लीट होता है। और इन 7 चरणों में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर मेरवाड़ा था, और इसके अंदर लांबा, कुशलगढ़ और नीमराना शामिल थे, जो एकीकरण में जिनका एकीकरण किया जाता है। अब एकीकरण के 7 चरण हैं जो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चरण में क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आज़ादी के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी वो देख लेते हैं कि आज़ादी के समय राजस्थान की स्थिति, आज़ाद कब होते हैं हम? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो जाते हैं। तो इस समय जो राजस्थान की जो स्थिति थी वो क्या थी? देशी रियासतों के साथ की गई जो संधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। जो देशी रियासतें थी जैसे कि अजमेर हो गया, मेवाड़ हो गया, सॉरी अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश था, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, बीकानेर रियासत हो गई, सापरा रियासत हो गई, ठीक है। तो ये सारी रियासतों के साथ जो संधियां की गई थी वो समाप्त कर दी गई। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, सौराष्ट्र जो गुजरात था, मालवा रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो इस प्रयास के अंदर सफल नहीं हुए। 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। किसकी? रियासती सचिवालय की स्थापना की गई, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन, जो कि केरल से थे। रियासती सचिवालय में 2 प्रावधान किए गए थे रियासती सचिवालय द्वारा कि जो रियासत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली है और जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक है प्रति वर्ष, वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। मतलब वो अपने नियम कानून कायदे स्वयं बना सकती हैं। और ऐसी रियासतें कितनी थी? तो ऐसी 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक भी थी और इनकी जो प्रतिवर्ष आय थी वो 1 करोड़ से अधिक थी। अब प्रथम चरण में क्या होता है? प्रथम चरण कब होता है? 18 मार्च 1948 को, ठीक है। प्रथम चरण, आपको डेट याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि डेट पूछ लेते हैं। प्रथम चरण की जो डेट है वो है 18 मार्च 1948 और इस चरण का जो नाम रखा गया वो था मत्स्य संघ। किसके द्वारा ये नाम रखा गया था? तो के एम मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? के एम मुंशी के द्वारा। इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल थे? तो धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और नीमराना शामिल थे, जिसमें जो धौलपुर के उदयभान सिंह थे उनको मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख बनाया गया। किसका? मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख बनाया गया धौलपुर के उदयभान सिंह को। करौली के जो गणेश पाल थे उनको उपराज प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख। अलवर को राजधानी बनाया गया। मत्स्य संघ की राजधानी अगर आपसे पूछे तो अलवर को बनाया गया। भरतपुर में मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है और उद्घाटन कौन करते हैं? तो वो करते हैं एनवी गाडगिल, जो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन करते हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया और उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया। अलवर और भरतपुर को पहले ही नियंत्रण में ले लिया गया था और इसके अलावा धौलपुर, करौली और निमराना को शामिल किया गया मत्स्य संघ के अंदर। तो ये पहला चरण था जो 18 मार्च 1948 को होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम दूसरे चरण की ओर। दूसरा चरण होता है 25 मार्च 1948 को। अभी 1948 का वर्ष ही चल रहा है, तो सेकेंड चरण होता है 25 मार्च 1948 को। इसका नाम रखा गया राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, ठीक है। तो आपको नाम ध्यान रखना है कि फर्स्ट चरण मत्स्य संघ था, सेकंड चरण जो 25 मार्च 1948 को होता है वो राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान के नाम से जाना गया। इसके अंदर 9 रियासतों को शामिल किया गया, जिसमें कौन कौन सी रियासतें थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सापुरा, टोंक और किशनगढ़। एक बार फिर से देखिए, 9 रियासतों को दूसरे चरण में विलय किया गया
जो 25 मार्च 1948 को संपन्न होता है, जिसका नाम राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान रखा गया। 9 रियासतें कौन कौन सी थी? किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी और कोटा। कोटा के जो भीम सिंह थे उनको राष्ट्र प्रमुख बनाया गया राजस्थान संघ का, ठीक है, और कोटा को ही राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। बूंदी के बहादुर सिंह को वरिष्ठ उप राज प्रमुख का पद दिया गया, ठीक है, वरिष्ठ उप राज प्रमुख का पद दिया गया। और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उप राज प्रमुख का पद दिया गया, क्योंकि जो रियासती सचिवालय था वो किसी को नाराज नहीं करना चाहता था, इस वजह से ये पद बनाए गए, ठीक है। और जो शाहपुरा के जो गोकुल लाल असावा थे उनको जो राजस्थान संघ था उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जो दूसरा चरण है जिसमें राजस्थान संघ है उसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को होता है, और कौन करते हैं? वीएन गाडगिल। तो पहले चरण का उद्घाटन भी वीएन गाडगिल ही करते हैं, ठीक है, जो 18 मार्च को होता है, ठीक है। और जो सेकंड चरण है उसका उद्घाटन भी वीएन गाडगिल ही करते हैं, जो 25 मार्च को होता है, ठीक है। जो पहला चरण है उसके अंदर मत्स्य संघ था, ठीक है, और दूसरा चरण में राजस्थान संघ। तो आपको ध्यान रखना है दोनों का उद्घाटन वीएन गाडगिल करते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक कथन आता है कि मैं अपने डेथ वारंट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये किसने कहा था? ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर ने कहा था। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, ठीक है। किशनगढ़ और शाहपुरा ने विरोध किया कि हम शामिल नहीं होंगे राजस्थान संघ के अंदर, क्योंकि इनको जो तोपों की सलामी दी जाती थी उसका अधिकार नहीं था, ठीक है। तो हमने देखा पहला चरण देख लिया, दूसरा चरण देख लिया, अब देखते हैं तीसरा चरण। जो तीसरा चरण होता है वो 18 अप्रैल 1948 को होता है। तो अभी 1948 का ही समय चल रहा है, तो आपको याद रखना है जैसे कि 18, 25 और 18 ये मार्च में है, ये भी मार्च में है और ये अप्रैल में है, ठीक है। 1948, 1948 और 1948, ठीक है। तो 1948 के अंदर 3 चरण कंप्लीट होते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला चरण होता है 18 मार्च को, दूसरा 25 मार्च को और तीसरा 18 अप्रैल को, ठीक है। तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। पहले चरण में मत्स्य संघ, दूसरे चरण में राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, और तीसरे चरण के अंदर जो 18 अप्रैल 1948 को होता है उसको नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। और संयुक्त राजस्थान के अंदर राजस्थान संघ यानी कि दूसरा चरण और मेवाड़ को शामिल कर लिया गया। अब मेवाड़ के जो भोपाल सिंह थे उनको संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख नियुक्त किया गया, और वरिष्ठ उप राज प्रमुख भीम सिंह जो कि कोटा के थे उनको नियुक्त किया गया। कनिष्ठ उप राज प्रमुख बहादुर सिंह जो कि बूंदी के थे उनको नियुक्त किया गया, और लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के थे उनको नियुक्त किया गया। संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो माणिक्यलाल वर्मा जी को बनाया गया, और उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया, जो कहाँ के थे? अभी हमने देखा गोकुल लाल असावा जो शाहपुरा के थे, ठीक है। तीसरे चरण जो कि संयुक्त राजस्थान है उसकी राजधानी उदयपुर को बनाया गया, और विधानसभा का जो एक अधिवेशन होगा वो कोटा में होगा, ये इसके अंदर प्रावधान किया गया। कोटा के विकास हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे, ये भी इसके अंदर प्रावधान था तीसरे चरण के अंदर। तीसरे चरण का जो उद्घाटन होता है वो उदयपुर के अंदर होता है, और 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन होता है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीसरा चरण है उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जबकि पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन वीएन गाडगिल साहब करते हैं। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख प्रीवर्ष की मांग रखी, ठीक है, जिसमें 10 लाख तो प्रीवी पर्स देगा और 5 लाख राज प्रमुख के वेतन के रूप में मिलेगा भोपाल सिंह को, और 5 लाख धार्मिक अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ऐसे कुल 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स की मांग रख दी किसने? मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने, ठीक है। तो आपसे ये राशि पूछी जा सकती है कि मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने
पृथ्वी पर से कितने लाख रुपए की मांग रखी थी? तो 20 लाख रुपए की मांग रखी थी। और कौन से चरण के दौरान? तो राजस्थान के तीसरे चरण के दौरान 18 अप्रैल 1948 के समय। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने कितने, ठीक है, तो ये तो आपको वैसे याद रखना नहीं है, वैसे आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं अपने सुविधानुसार। राम मनोहर लोहिया राजस्थान आंदोलन समिति का गठन करते हैं और ये कहते हैं कि बाकी रियासतों के विलय भी जल्दी से जल्दी किया जाए। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि जो बाकी रियासतें हैं उनका विलय भी जल्दी से जल्दी किया जाए, और ये राजस्थान आंदोलन समिति का गठन भी करते हैं। तो ये हमने देखा तीसरा चरण जो 18 अप्रैल 1948 को होता है, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। संयुक्त राजस्थान के अंदर जो सेकंड चरण था राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, उसके साथ मेवाड़ को भी मिला दिया गया, ठीक है, और इस तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान निकल के बाहर आता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर चौथा चरण है हमारा, वो होता है 30 मार्च 1949 को। अब 1948 से निकलकर हम 1949 के अंदर आ गए हैं, ठीक है। और अब इससे पहले क्या था? पहला चरण 18 मार्च को होता है, दूसरा 25 मार्च को होता है, तीसरा 18 अप्रैल को होता है। अब ये सबसे बड़ी तारीख है 30 मार्च 1949। तो अब सबसे बड़ी तारीख है, तो मतलब सबसे बड़ा राजस्थान निकल के आएगा, तो इसका नाम रखा गया चौथे चरण का बृहद राजस्थान, मतलब बृहद राजस्थान, बड़ा राजस्थान। इसके अंदर संयुक्त राजस्थान को शामिल कर लिया गया बृहद राजस्थान में, ठीक है। जो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान वाला, ठीक है, जो 18 अप्रैल 1948 को कंप्लीट होता है, उसको शामिल कर लिया गया किसके अंदर? बृहद राजस्थान को। इसके जो महाराज प्रमुख बनाए गए, तो वो महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, और राज प्रमुख बनाया गया सवाई मानसिंह द्वितीय को, जो कि जयपुर के कछवा वंश के राजा थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख अगर किसी को नियुक्त किया गया है तो वो थे हनुमंत सिंह जोधपुर के और भीम सिंह कोटा के। कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो बहादुर सिंह बूंदी के और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के। तो यह आप ध्यान रखेंगे। चौथा चरण हमारा होता है 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च बड़ी डेट है, तो इससे बड़ा राजस्थान निकल के आता है, तो उसका नाम है बृहद राजस्थान। इसके अंदर संयुक्त राजस्थान को शामिल कर लिया गया। महाराज प्रमुख बनाया गया महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़, राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर, वरिष्ठ उपराज प्रमुख हनुमंत सिंह जोधपुर और भीम सिंह कोटा को, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह बूंदी वाले को और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब जो चौथा चरण है, जो वृहद राजस्थान निकल के आता है 30 मार्च को 1949, उसका उद्घाटन जयपुर के अंदर होता है। कहाँ होता है? जयपुर, जो वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है, और इसका उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं, जो रियासत सचिवालय के अध्यक्ष थे। 30 मार्च को वृहद राजस्थान का चरण स्टार्ट होता है, इसी वजह से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को यहाँ पर बनाया जाता है। अब विवाद होता है कि जयपुर और जोधपुर के अंदर से राजधानी किसे बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि जोधपुर रियासत भी थी और जयपुर रियासत भी थी। अब वो आपस में विवाद हो गया उन दोनों के बीच में कि या जयपुर को बनाया जाए रियासत, ठीक है, और जोधपुर को बनाया जाए रियासत। तो राजधानी बनाने को लेकर एक समिति गठित करते हैं, कौन? वल्लभ भाई पटेल जी। एक समिति गठित करते हैं वल्लभ भाई पटेल जी, और इस समिति के अध्यक्ष होते हैं पी.आर. पटेल, कर्नल टी.सी. पुरी और एस.पी. सिन्हा। ये इस समिति का अध्यक्ष होते हैं, और इस समिति का जो निर्णय आता है वो आता है कि जयपुर को ही राजधानी बनाया जाएगा। तो ऐसे ही विवाद समाप्त होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो उद्घाटन होता है चौथे चरण का, जो वृहद राजस्थान के रूप में निकल के आता है 30 मार्च 1949 को, वो जयपुर में होता है, ठीक है। इसका उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो हीरालाल शास्त्री को बनाए गए। अब जो विवाद होता है जयपुर और जोधपुर को राजधानी बनाने को लेकर, ठीक है, एक समिति गठित होती है, किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, और इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो बी.आर. पटेल समिति के अध्यक्ष, कर्नल टी.सी. पुरी ये भी अध्यक्ष थे, और एस.पी. सिन्हा ये भी अध्यक्ष थे। तो इन जो समिति गठित की जाती है, इस समिति की जो रिपोर्ट आती है वो कहते हैं कि जयपुर को ही राजधानी बनाया जाएगा। अब जब जयपुर को राजधानी बना दिया गया, ठीक है, तो अब जोधपुर को दिया गया हाई कोर्ट, यानी कि जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर को दिया गया, ठीक है। जो वर्तमान में आप लोगों को पता होगा कि उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ है वो जोधपुर के अंदर है। शिक्षा विभाग जो बीकानेर को दिया गया, ठीक है, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया। वन और सहकारी विभाग कोटा को दिया गया। खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वृहद राजस्थान के जो
राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण है, ठीक है, 30 मार्च 1949 को जो होता है वृहद राजस्थान के नाम से, उसके अंदर जयपुर को राजधानी बनाने के बाद उच्च न्यायालय जोधपुर को दिया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, वन एवं सहकारी विभाग कोटा को दिया गया और खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को जयपुर में विलय कर लिया गया था, मतलब चौथे चरण से पहले, क्योंकि चौथा चरण 30 मार्च 1949 को होता है, उससे पहले ही 19 जुलाई 1948 को जो लावा ठिकाना था उसको जयपुर के अंदर शामिल कर लिया गया था। अब प्रिवी पर्स के द्वारा विभिन्न रियासतों को कुछ पैसे दिए गए, ठीक है, जैसे जयपुर को 18 लाख रुपए दिए गए, जोधपुर को 17.5 लाख रुपए दिए गए, बीकानेर को 17 लाख रुपए दिए गए और जैसलमेर को 1.80 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आप एक फैक्ट की तरह आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारा पांचवा चरण जो 15 मई 1949 को होता है, ठीक है। तो इससे पहले 18 मार्च को पहला चरण, 25 मार्च को दूसरा चरण, 18 अप्रैल को तीसरा चरण और 30 मार्च 1949 को चौथा चरण जो वृहद राजस्थान के रूप में निकल के आता है। ये सारे 1948 के हैं, ठीक है। 18 मार्च को मत्स्य है पहला चरण, दूसरा चरण में पूर्वी राजस्थान या संयुक्त राजस्थान, तीसरे चरण के अंदर दूसरे चरण में राजस्थान संघ हो गया, तीसरे चरण के अंदर जो 18 अप्रैल 1948 को होता है उसके अंदर संयुक्त राजस्थान और 30 मार्च 1949 जिसके अंदर वृहद राजस्थान को जो चौथा चरण होता है वृहद राजस्थान के रूप में निकल कर आता है, जो हमने देख लिया। अब जो पांचवा चरण है वो 15 मई 1949 को होता है, जो संयुक्त वृहद राजस्थान के रूप में निकल के आता है। संयुक्त वृहद राजस्थान, अब संयुक्त आ गया जो तीसरा चरण और वृहद राजस्थान आ गया जो कि चौथा चरण, इन दोनों को मिलाकर मत्स्य संघ को भी शामिल कर लिया गया और वृहद राजस्थान को भी शामिल कर लिया गया। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय कर लिया गया एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? शंकर रावदेव, प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा, ये प्रमुख सदस्य थे इस समिति के, जिन्होंने कहा कि मत्स्य संघ को संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर शामिल कर लिया जाए। जो पांचवा चरण है राजस्थान के एकीकरण का, जो 15 मई 1949 को होता है, ठीक है। तो आपको ये भी ऐसे भी याद रखना है, जैसे पांचवा चरण है तो 5 से 15 मई 1949 ऐसे। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। शोभाराम कुमावत, ठीक है, इनको हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल था उसके अंदर शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट चरण है हमारा छठा चरण। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को फॉर्म होता है, जिसे 6 से 26 जनवरी 1949, ठीक है। इसके अंदर आबू देलवाड़ा और नौमासी गांव बॉम्बे के अंदर विलय कर लिए गए। आबू देलवाड़ा और नौमासी गांव बॉम्बे के अंदर विलय कर लिए गए। बाकी जो सिरोही बच गया वो राजस्थान में शामिल कर लिया गया। गोकुल भाई भट्ट जो कि राजस्थान की गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उनका जो हातल गांव था वो भी इसके अंदर शामिल था। नौमासी गांव के अंदर उनका हातल गांव भी शामिल था। इसलिए वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, हमने वो दे दिया, ठीक है। ये किसका कथन है? ये वल्लभ भाई पटेल जी का कथन है। तो आपसे कथन पूछ के 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे कथन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इतना लिखना है कि ये कथन गोकुल भाई भट्ट के संदर्भ में है, जिनका गांव हातल गांव था और वो राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण के दौरान राजस्थान में विलय कर लिया गया, ठीक है। तो आपको 5 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। 26 जनवरी 1950 को विलय संपन्न हुआ। 26 जनवरी 1950 को विलय संपन्न हुआ। प्रदेश का नाम, वर्तमान जो नाम है राजस्थान, वो निकल कर आता है, ठीक है। तो छठा चरण 26 जनवरी 1950 को, जिसके अंदर आबू देलवाड़ा और नौमासी गांव बॉम्बे के अंदर शामिल कर लिए गए और सिरोही को भी राजस्थान में शामिल कर लिया गया। गोकुल भाई भट्ट का जो राजस्थान की गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उनका जो हातल गांव था उसको भी राजस्थान के अंदर शामिल कर लिया गया। इसलिए वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, हमने वो दे दिया। 26 जनवरी 1950 को विलय संपन्न होता है और प्रदेश का नाम, वर्तमान जो राजस्थान नाम है, वो निकल कर आता है। हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनकर आते हैं, ठीक है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत, निर्वाचित नहीं, मनोनीत मुख्यमंत्री बनकर आते हैं। उनके अलावा
CS वेंकटाचारी जो ICS परीक्षा पास करके आते हैं, और जय नारायण व्यास। ठीक है, ये प्रमुख 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, जो आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। फिर आते हैं निर्वाचित CM। निर्वाचित मतलब जनता द्वारा चुने जाने वाले CM मुख्यमंत्री। ठीक है, तो वो कौन थे? सबसे पहले टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास। आपको याद रखना है कि जय नारायण व्यास मनोनीत मुख्यमंत्री भी है और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी है। मोहनलाल सुखाड़िया जी जो सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं और सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 17 सालों तक, 17 वर्षों तक। और नेक्स्ट है बरकतुल्ला खां, ये निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। टीकाराम पालीवाल ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्हें बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, केवल 16 दिन। कितने दिन? 16 दिन। बाद में इनको मंत्री भी बनाया गया। अब राजस्थान के एकीकरण का सबसे अंतिम चरण आता है, वो है 7वां चरण, जो कि 1 नवंबर 1956 को संपन्न होता है। कब होता है? 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, जिसके अंदर 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन? फजल अली, KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये इस राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य होते हैं। आयोग की सिफारिशें ये होती हैं कि अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा और सुनेल ठप्पा ये राजस्थान में विलय कर लिए जाएं। सुनेल ठप्पा मध्य प्रदेश का एक जिला था, और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, और आबू देलवाड़ा भी एक रियासत थी। ठीक है, जिसको राजस्थान के अंदर विलय कर लिया जाए, यह राज्य पुनर्गठन आयोग का सिफारिश थी। सिरोज जो राजस्थान का था उसको MP को दे दिया गया, सुनील टप्पा के एक्सचेंज में। यहाँ एकीकरण पूर्ण होता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है, और यहाँ जब एकीकरण पूर्ण होता है तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी होते हैं, जो 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और पहले राज्यपाल जो राजस्थान के बनाए गए वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो पहले राज्यपाल राजस्थान के बनाए गए वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जो प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई, जो पैसे दिया करती थी रियासतों को। राजस्थान का 26वां जिला अजमेर को बनाया गया, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था। हमने देखा भी अजमेर मेरवाड़ा के नाम से ये केंद्र शासित प्रदेश था। 30 सदस्यों की धारा सभा बनाई गई, जिसका CM हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया गया। किसको? हरिभाऊ उपाध्याय। अब राजधानी विवाद आया कि जैसे छठे चरण के दौरान आया था, वैसे ही 7वें चरण के दौरान भी राजधानी विवाद आया कि जयपुर को बनाया जाए राजधानी या अजमेर को बनाया जाए। तो उसके लिए भी एक समिति गठित की गई, और समिति के अध्यक्ष थे सत्यनारायण राव, V विश्वनाथन और VK गुप्ता। इन्होंने कहा कि जयपुर ही राजधानी बनाई जानी चाहिए। फिर अब जयपुर राजधानी बना दी गई तो अजमेर नाराज हो गया, तो अजमेर को फिर राजस्व विभाग दे दिया गया। कौन सा विभाग दे दिया गया? राजस्व विभाग। तो ये आपको ध्यान रखना है। आबू देलवाड़ा का राजस्थान में विलय की सिफारिश की गई, और वो सिफारिश जो की गई वो मुनि जिन विजय सूरी समिति के द्वारा की गई। ठीक है, और इस समिति के अंदर जो दशरथ शर्मा थे वो भी शामिल थे, जो एक इतिहासकार है। अब देखते हैं कि मुनि जिन विजय सूरी समिति क्या है। ठीक है, तो मुनि जिन विजय सूरी जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और उनका वास्तविक जो नाम था वो था किशन सिंह परमार। क्या नाम था? किशन सिंह परमार। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुनि जिन विजय सूरी का अन्य नाम क्या था? तो किशन सिंह परमार था। इनका जन्म 1888 में मेवाड़ रियासत में होता है, और इनकी मृत्यु 1976 के अंदर अहमदाबाद गुजरात के अंदर होती है। इनको 1961 के अंदर पद्मश्री से भी नवाजा गया, और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। 1 नवंबर 2000 को देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान बन गया, क्योंकि इससे पहले क्या मध्य प्रदेश था सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य देश का, लेकिन उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया 1 नवंबर 2000 को, और छत्तीसगढ़ के अलग होते ही राजस्थान देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बन गया। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ को बनाया गया। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? तो 33 जिले हैं,
और 26 जनवरी 2008 को अंतिम जिला बनाया गया, जो कि राजस्थान का 33वां जिला है, और वो जिला, उसका नाम क्या है? प्रतापगढ़ नाम है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया, जिसके 7 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं, उद्घाटन, नाम, वो हमने इसके अंदर देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगी।